बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। दो दावे सामने आए मियाँ नवाज शरीफ साहब को लेकर, और ये एक दिन के अंदर सारी डेवलपमेंट हुई है। एक तो दावा फवाद चौधरी साहब का है, फिर उसके अंदर मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी इस दावे को दोहराया, और इसी दावे के ऊपर फैसल वाडा साहब ने 4 नाम भी दे दिए। दूसरा दावा ARY की एक खबर है नईम अशरफ भट्ट की, और वो PMLN के सोर्सेज से उन्होंने खबर ली है, यानी PMLN ने अपने सोर्सेज से उसी दावे के काउंटर में एक खबर दी है। वो खबर भी आपके सामने रखता हूँ, फिर आपको बताते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है, मेरे पास क्या खबर है। देखें, जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं ना, उनका ये कहना है कि, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का ये कहना है कि उनके पास ये इतला पहुंची है कि मुक्तदर हलकों के पास, या समझ लें एस्टेब्लिशमेंट के लोगों के पास, अब वो इस तरह नाम तो नहीं लेते, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि 4 अफराद ऐसे हैं PMLN के जो गए हैं और उन्होंने जाकर राब्ता किया है मुक्तदर हलकों से या एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से कि आप हमें आजमाइए और हमें मौका दीजिए, शरीफ ख़ानदान को छोड़ें। बल्कि फवाद चौधरी साहब ने क्लेम किया कि उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने मुल्क के साथ बुरा किया है, आप हमारे बारे में क्यों नहीं सोचते। और उन लोगों ने अपने आप को पेश किया बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। अब ARY की खबर भी तकरीबन इससे मिलती जुलती बात कर रही है, 4 लोगों का वो जिक्र कर रही है। लेकिन ये 4 लोग कौन है, इसके बारे में फिर फैसल वाडा साहब ने क्लेम किया। उन्होंने कहा कि इनमें एक अयाज सादिक साहब हैं लाहौर से, एक एहसन इकबाल साहब हैं, एक शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, और एक मिफ्ता इस्माइल साहब हैं। ये 4 बंदों के बारे में क्लेम किया फैसल वाडा साहब ने कि इन्होंने कोशिश की कि बतौर वज़ीर आज़म ये रजिस्टर्ड हो जाएं और इनको वज़ीर आज़म के तौर पे एस्टेब्लिशमेंट कबूल कर ले। ये हैं जी वो 4 लोग मुस्लिम लीग नून से, फैसल वाडा साहब के मुताबिक। लेकिन जो ARY की खबर है, उन्होंने 4 लोग जिनके बारे में कहा, उन्होंने नाम नहीं लिए, लेकिन उन्होंने ये बताया कि इनमें से एक आदमी जो है वो नवाज शरीफ साहब को मिला जाके। पहले देख लें कि नून लीग ने ARY को खबर क्या दी। उन्होंने खबर दी कि जी बिल्कुल 4 बंदों के नाम थे, और वो जो 4 बंदों के नाम थे ना, वो 4 बंदे इसलिए नाम नहीं थे कि वो एस्टेब्लिशमेंट के पास गए और उनको जाकर कहा कि आप हमें नवाज शरीफ की जगह पे वज़ीर आज़म बना दें, बल्कि ये नाम नवाज शरीफ के पास गए थे एस्टेब्लिशमेंट की और शहबाज शरीफ साहब की मुबैना मंजूरी के बाद। यानी मुक्तदर हलकों ने और शहबाज शरीफ साहब ने फैसला किया, इस खबर के मुताबिक अगर इसको मजीद एलेबोरेट करें तो, इसके गोल गोल अल्फाज को अगर सीधा करें तो यही समझ आती है जो ये कहना चाह रहे हैं कि मुक्तदर हलकों से शहबाज शरीफ साहब ने गपशप लगाई, वहाँ फैसला हुआ कि एक अबूरी सेटअप बन जाएगा पाकिस्तान में, और उस सेटअप के लिए नून लीग के 4 नाम दिए जाएं। तो वो जो 4 नाम थे वो नवाज शरीफ के पास पहुँचाए गए। लाहौर के एक रहनुमा जो है वो ये नाम लेकर नवाज शरीफ के पास गए। वैसे लाहौर के रहनुमा जो गए थे वो अयाज सादिक साहब ही गए थे। अब उसमें वो ये कहते हैं कि ज़राए के मुताबिक उस रहनुमा ने अबूरी वज़ीर आज़म के लिए अपना नाम सबसे ऊपर लिखा था, जबकि बाकी 3 में से एक सेंट्रल पंजाब, ये एहसन इकबाल हो सकते हैं या कोई और भी हो सकता है। दूसरा पोठोहार में आप चले जाते हैं तो फिर पोठोहार रीजन रावलपिंडी और इससे नीचे का रीजन भी है। अब यहाँ पे कोई और बंदा भी हो सकता है, लेकिन PMLN का ऐसा बंदा कोई नज़र नहीं आता जो अपने आप को वज़ीर आज़म के तौर पे देख रहा हो इस रीजन के अंदर। और तीसरा जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी भी, वो रीजन तो यही है, वो मरी में चले जाते हैं। और तीसरा कराची से था, कराची से मिफ्ता इस्माइल साहब। तो अब इन 3 लोगों ने, पोठोहार से उम्मीदवार ने खुद ख्वाहिश का इजहार नहीं किया था, उन्हें नामजद किया गया था। यानी अगर शाहिद खाकान अब्बासी साहब का नाम है तो उनको नामजद किया गया था, उन्होंने अपने आप को खुद इसके लिए नामजद नहीं किया था। ये ARY की खबर है। अब जो ये साहब गए थे, नवाज शरीफ साहब ने इस पे तजवीज़ सुनकर बरहमी का इजहार किया और 2 टोक कहा कि आपकी तजवीज़ नामुनासिब है और इससे पहले आपको पूछना चाहिए था। लीगी रहनुमा ने कहा, यह सब मुझ पर मुत्तफिक हैं, इसलिए अपना नाम ऊपर रखा है, जिस पर नवाज शरीफ का कहना था कि अबूरी सेटअप नहीं, शफाफ और फौरी इंतखाबात चाहिए। अब ये जो है एक कहानी दी गई है और ये ARY पे छप भी गई है। एक सहाफ़ी ने इसको बाईलाइन छापा है, ARY ने इसको चलाया भी है। मामला क्या है, देखिए थोड़ा सा इसके ऊपर गौर करें आप। क्या आपको इतना ही आसान लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट मुस्लिम लीग नून के साथ
फ़र्ज़ करें मुज़ाकरात करेगी, अव्वल तो वो कहते हैं हम कर ही नहीं रहे, और जो कहता है तो लेकर आओ, आके बैठे बात करे। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई डील, कोई ना कोई चीज़ हमेशा चल रही होती है, पसे पर्दा चीज़ें हो रही होती हैं, उनसे हम भाग नहीं सकते। पाकिस्तान का रिकॉर्ड ऐसा है। एस्टेब्लिशमेंट कितना भी कहे कि वो कोई डील नहीं कर रहे, लेकिन उनका रिकॉर्ड बताता है कि उन्होंने बहुत डील की है, कर भी सकते हैं। इसी तरह नून लीग कितना भी कहे कि वो डील नहीं करना चाहती, वो हमेशा डील करके आए हैं, डील करके गए हैं, उनका भी रिकॉर्ड है, भाग नहीं सकते वो भी। लिहाजा दोनों पे एतबार नहीं किया जा सकता। हमें हकायक और हालात को देखकर असेसमेंट भी करनी होती है और ख़बर भी लेनी होती है। अब आप गौर करें कि मुस्लिम लीग नून के लोग, फ़र्ज़ कीजिए कि शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में एस्टेब्लिशमेंट से डील करते हैं। एस्टेब्लिशमेंट कहती है अपने 4 बंदों के नाम दे दें, वो कहते हैं जी मियाँ साहब को पूछ के देते हैं, यहाँ से 4 बंदों की तजवीज़ दी जाती है, वो तजवीज़ मियाँ साहब के पास पहुँच जाती है। यानी जब एस्टेब्लिशमेंट इन चारों में से एक को वज़ीर-ए-आज़म बना रही होगी अबूरी सेटअप के लिए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान, जमात इस्लामी, ANP, MQM, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और दर्जनों दूसरी पार्टियां बैठ के हैप्पी बर्थडे टू यू कहते हुए तालियां बजाएंगे। ये तो नहीं हो सकता। तो ये खबर खुद मज़ायका खेज है कि PMLN अपने अंदर फैसला कर रही है कि अबूरी सेटअप के अंदर हमारी तरफ से वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा। ये तो ऐसा हो गया कि घर के अंदर को वज़ीर-ए-आज़म बनाना है, आपस में वज़ीर-ए-आज़म खेल रहे हैं, और वो खेल के लिए को बच्चे खेलते खेलते भाई अब तुम बन जाओ, अब तुम बन जाओ। ऐसे तो नहीं होता, और ऐसे कोई और पॉलिटिकल पार्टी होने भी नहीं देगी। हाँ, ये बात ऐसे दुरुस्त लगती है कुछ हद तक कि लोग एस्टेब्लिशमेंट के सामने जाकर अपनी सफाइयां पेश करते हैं और अपने आप को बड़ा बनाकर पेश करते हैं, और ये ख्वाहिशात लोग करते रहे, इवन अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट से भी करते रहे। अमरीकी सफ़ीर से मौलाना फजल रहमान साहब मिले और मिलकर उनको इशाइये पे बुलाया और उनको कहा कि आप मुझे ट्राई क्यों नहीं करते, जो काम आप इन हुक्मरानों से लेना चाहते हैं ये तो नहीं कर सकते, मैं वो कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा एक वो मजहबी भी असर रसूख है। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने अपने आप को पेश किया था वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के तौर पे, अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के सामने। तो इसी तरह लोग जो है वो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के सामने भी करते होंगे, और ये ऑब्वियस है, नॉर्मल चीज़ है। कई लोगों को लगता है कि वज़ारत उज़्मा के लिए, वज़ारत आला के लिए, या वज़ारतें हासिल करने के लिए, या अपनी सीटें जीतने के लिए एस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात होना ज़रूरी हैं। ये पाकिस्तान में एक नॉर्मल सोच है और ये चीज़ हो सकती है। तो अब आ जाए दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर जनाब गवादर से है, जहाँ पे एक बड़ा लंबा एहतजाज हुआ था, और उस एहतजाज के नतीजे में हुकूमत ने कुछ मुतालबा तस्लीम किए थे। वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बेज़ंजो ने साइन किए थे, और वहाँ की दूसरी इंतज़ामिया भी मौजूद थी। और जो एक एहतजाज था, बलूचिस्तान को हक़ दो, पहले ये गवादर को हक़ दो और बाद में बलूचिस्तान को हक़ दो, इस तरह ये मुतालबात थे। इसके ऊपर सिग्नेचर हो गए थे। अब वो मुतालबात पूरे नहीं हुए। 1 महीने का टाइम मांगा था हुकूमत ने, 1 महीने की मोहलत मांगी थी। 1 महीना गुजरने के बाद अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है दोबारा से मौलाना हदायतुर रहमान ने। ये जमात इस्लामी के हैं और गवादर के हक़ के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा जी हमारे मुतालबात पे अमल दरामद जो होना था वो नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि समंदर में गैर कानूनी शिकार करने वाले ट्रालर्स जिनको हुकूमत ने हटाना था, ये गैर मुल्कियों के और बहुत ताकतवर लोगों के ट्रालर्स हैं, और ये समंदर के अंदर गैर कानूनी शिकार करते हैं, इनको हुकूमत ने हटाना था। वो अभी भी, आज भी पसनी में, उड़माड़ा में, किलमत में, हफ्तलार में वो ट्रालर्स मौजूद हैं और वो वहाँ पे मछलियों का शिकार कर रहे हैं। लिहाजा ये ज़्यादती है, हम एहतजाज करेंगे। दूसरा, सरहदी उमूर फ्रंटियर कोर्ट से वापस लेकर सिविल इंतज़ामिया के हवाले करने थे, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। तीसरा, उन्होंने कहा कि जो शहर के अंदर चेक पोस्टें वैसे ही मौजूद हैं और जिन चंद चेक पोस्टों को खाली किया गया था, दोबारा वहाँ पे फिर से FC वाले आ गए हैं, तो चीज़ों के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। हम दोबारा एहतजाज शुरू करेंगे और 20 जनवरी को उड़माड़ा कोस्टल हाईवे पर धरना होगा, 3 फरवरी को पसनी में धरना होगा, 10 फरवरी को सरबंदन क्रॉस पर और मकरान कोस्टल हाईवे को ब्लॉक किया जाएगा, 27 फरवरी को ओथल 0 पॉइंट पर धरना देकर कोयटा और मकरान जाने वाली ट्रैफिक को बंद कर देंगे। इसके बाद 1 मार्च को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए गवादर में धरना दिया जाएगा। मेरे ख्याल में हुकूमत को और इदारों को होश के नाखून लेने चाहिए और ये गैर कानूनी शिकार बंद करवाएं। ये ट्रालर से तो माफिया है ये, और ये पैसे खाता है और ये पैसे कमाता है और पैसे खिलाता है। वो जो पैसे खाने वाले हैं उनको कहेंगे अब बस करें, बड़े पैसे कमा लिए आपने, बंद करें ये काला धंधा, इन ट्रालर्स को निकालें यहाँ से
और जो इनसे पैसे लिए हुए हैं अगर तो वापस करें, इनके मुंह पे मारें, उनको भेजें यहां से। ये गवादर के बलूचिस्तान के शहरियों का, माहीगीरों का हक है। जो ये ट्रॉलर माफिया जो है ये उसको उजाड़ा फेर रहा है। छोटी छोटी मछलियां भी ये ज़ाया कर देते हैं, ये मछलियों की नस्लकुशी कर देते हैं, आबी हयात को तबाह कर देते हैं। तो सबसे पहले तो इनको हटाएं यहां से। सिर्फ गवादर के पास से दूर ले जाके बाकी इलाकों में शिकार खेल रहे हैं, ये बड़ी सख्त ज्यादती है। ये जो मुआहदा हुआ था इसके ऊपर सबके साइन मौजूद थे और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो तय की गई थी वो वाकई पूरी नहीं हुई। कुछ चीज़ों के ऊपर अमल दरामद हुआ है लेकिन इसके ऊपर बलूचिस्तान के और गवादर के लोग मुतमईन नहीं हैं। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इस पर नोटिस लेना चाहिए इससे पहले कि 20 तारीख को दोबारा वो फिर से एहतजाज शुरू कर दें और फिर से एक नया मसला खड़ा हो जाए पाकिस्तान के अंदर। हर रोज़ एक नया मसला हमारे सामने आ जाता है। अगली खबर यह है जी, और वो खबर कुछ शरीफ ख़ानदान के लिए बहुत अच्छी नहीं है। तो खबर यह है कि बरतानिया के साथ मुजरिमान की वापसी के मुआहदे से मुताल्लिक काबीना की कमेटी ने अहम फैसले कर लिए हैं। काबीना ने एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी की सरबराही शेख रशीद अहमद साहब ने की है, वज़ीर दाखिला ने, और कमेटी का इजलास हुआ है। इजलास में पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुजरिमान की जो वापसी के ऊपर मुआहदा किया जा रहा है उसके मुतालिक अहम तरीन फैसले किए गए हैं। कमेटी ने फैसला किया कि बरतानिया के साथ मुजरिमान की वापसी के हवाले से मुआहदे को बेहतरीन अवामी मफाद में दस्तखत किया जाएगा, लेकिन उससे पहले बरतानिया के साथ मजीद मुशावरत की जाएगी ताकि किसी किस्म की कोई कमी ना रह जाए। उस तरफ से बरतानिया भी इस पर काम कर रहा है, यहाँ से पाकिस्तान भी कर रहा है। और 2019 से यानी अक्टूबर 2019 में इसका पहला राउंड था, तब से अब तक इसके ऊपर काम हो रहा है। ये मुआहदा है क्या? इसमें होगा ये कि पाकिस्तान और बरतानिया अपने सज़ा याफ्ता मुजरिमान को एक दूसरे के ममालिक वापस भेज सकेंगे। मुआहदे से सिर्फ ऐसे शहरियों को वापस लाने की इजाज़त होगी जिनको मुतल्लिका अदालतें सज़ाएँ सुना चुकी होंगी। जैसे कि नवाज शरीफ साहब हैं, उनको सज़ा सुनाई जा चुकी है। अगर कोई और ऐसा बंदा चलाया था जिसको सज़ा सुनाई जा चुकी हो और वो पाकिस्तान में ना हो, बाहर मौजूद हो, तो उसको वापस बुलवाया जा सकता है और वो डिपोर्ट किया जाएगा उस मुल्क से और उसको वापस बुलवाया जाएगा। अब इसके ऊपर पाकिस्तान जो है वो पेशरफ्त कर रहा है। मुआहदे को वफाकी काबीना में ले जाने से पहले बरतानिया से मजीद मुशावरत की जाएगी और बरतानिया से मुशावरत के बाद मुआहदे को वफाकी काबीना से हतमी मंजूरी के लिए पेश कर दिया जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इस हवाले से एक और खबर है जी, और ये कोई अच्छी खबर नहीं है, इस पे भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान को और हुकूमत पाकिस्तान को नोटिस लेना चाहिए। मेरी इत्तला के मुताबिक असद उमर साहब ने काफ़ी पहले कह दिया था कि यूरिया को इंपोर्ट किया जाए। इस वक्त गैस के बहरान की वजह से भी पैदावार मुतासर हुई है और दूसरा पाकिस्तान के अंदर यूरिया की कमी है क्योंकि किसान ज़्यादा बड़े पैमाने पर फसलें लगाएंगे और बड़े पैमाने पर फसलों की बुवाई हो रही है, ज़मीन ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, तो यूरिया की डिमांड बढ़ेगी। लेकिन डिमांड कितनी बढ़ सकती है? 10%, 15%। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एकदम 50% या 60% या 100% डिमांड बढ़ गई है, ऐसा तो नहीं होता। अब हुआ क्या है, इस मरतबा यूरिया की पैदावार जो है वो हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पाई, अगर स्मगलिंग हुई है तो वो भी कंट्रोल नहीं कर पाई और किसानों को यूरिया ब्लैक में ज़्यादा कीमत पर भी नहीं मिल रही। किसान झगड़े कर रहे हैं, पुलिस के साथ लड़ाई हो रही है, आपस में हाथापाई हो रही है। सिंध और पंजाब में बहुत बुरी सूरत हाल है, किसानों को यूरिया दस्तयाब नहीं है। पहले और दूसरे पानी के साथ जो गंदम की फसल है उसको यूरिया फराहम करना होता है, उससे पहले डीएपी भी डाली जाती है। डीएपी की हालत तो आपके सामने है, किसान की पसली जवाब दे गई है। और यूरिया जो है वो अगर ना डाली गई फसलों को पहले और दूसरे पानी के साथ तो पर एकड़ आपकी जो पैदावार है वो कम हो जाएगी। यानी फी एकड़ जो आपकी पैदावार है, अगर मिसाल के तौर पे आपको 40 मन मिलती है तो वो 35-30 मन भी हो सकती है। और अगर ये एवरेज नीचे आ जाती है तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। फर्ज कीजिए अगर एवरेज 10% नीचे आती है तो आपको कितने बड़े पैमाने पर गंदम इंपोर्ट करनी पड़ सकती है और इंपोर्ट का बिल कितना ज़्यादा बनेगा इसका भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लिहाजा पाकिस्तान की गवर्नमेंट को हर हाल में यह मसला हल करना है क्योंकि गंदम को लगभग दूसरा पानी भी अब लग रहा है और गंदम की फसल अपनी तैयारी की तरफ जा रही है। ये वो आखिरी वक्त है जब यूरिया दिया जा सकता है फसल को और उसके बाद फिर ये मौका नहीं होगा। उसके बाद ये गंदम थोड़े अरसे के बाद खुश्क होना शुरू हो जाएगी, इसके खोशे खुश्क होना शुरू हो जाएंगे और फिर सारा कुछ जो है वो कुदरत के ऊपर इन्हिसार होगा कि कुदरत हमारी फसल को कितना अच्छा कर देती है। अदरवाइज़ यूरिया के बगैर, क्योंकि बहुत सारे किसानों को अगर अवेलेबल हुई है तो बहुत सारे आज भी शिकवा कर रहे हैं और महंगी होने की वजह से भी, ब्लैक में मिलने की वजह से भी किसान नहीं डाल पा रहे।
बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हुकूमत पाकिस्तान को इसके ऊपर फ़ौरन तवज्जो देनी चाहिए, वरना फिर पाकिस्तान को गंदम इंपोर्ट करनी पड़ सकती है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।